Here's my screen. Look, how look at that. Okay. If you're prepared, you can come to our office, record a demo in our studios, and then we can take things forward from there. अच्छा मैंने थोड़ा देखी है. If you're prepared, you can come to our office, record a demo in our studios, and then we can take things forward from there. Abdul Hadi, you are facing the same issue again, that you are unable to listen my voice. Hadi. Again, voice issue. Your side. अब आ रही है आपको आदि आवाज ऐसी है? जी सर, बिल्कुल अब आ रही है. अच्छा जी हादी, could you revise the concepts
जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे? ब्रीफ इंट्रो देना कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, ठीक है? जी सर। सबसे पहले सर हमने पढ़े थे टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स। उसके अंदर कुछ रेवेन्यू के ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर कुछ नॉन रेवेन्यू के थे। बिल्कुल इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूं? सही है, सही, आगे आगे, ठीक है जी। उसके बाद सर हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन थे पढ़े, 4 होते हैं। किसके कैनन्स? तो और सारे भी होते हैं कैनन्स, किसके? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, बिल्कुल सही है, उसके 4 होते हैं कैनन्स। कौन कौन से हैं? इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। सही है। जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ सबके बारे में जल्दी बताना। सर इक्वालिटी ये है कि जिसकी जितनी इनकम है उसको उसके हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। बिल्कुल सही है जी। सर्टेनिटी ये है कि इस टैक्स पेयर को अपने टैक्स के बारे में इस सर्टेनिटी हो कि मैंने कितनी इनकम पे कितना टैक्स पे है करना, उसको कोई भी चीज अनसर्टेन ना हो। बिल्कुल। फिर है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। उसमें है कि टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करना आसान हो, उसको कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि टैक्स पेयर तो पहले ही टैक्स से जान छुड़वाना चाहता है, तो वो अगर उसको मुश्किल आएगी तो वो फिर और ज्यादा यानी कि ना इसको। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये है कि टैक्स कलेक्शन का जो एक्सपेंस है वो टैक्स के रेवेन्यू से ज्यादा ना हो जाए, वरना फिर उसको कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, आपके एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए उसे कलेक्ट करने में, कि पता चला आप कलेक्ट करने में अपना एक्सपेंडिचर इतना लगा रहे हैं कि इतना आपको बेनिफिट नहीं हो रहा जितना आपने बजट अपना टारगेट सेट किया हुआ था, ठीक है? तो टारगेट सेट किया आपने, वो तभी अचीव हो सकता है जब आप उसको कलेक्ट करने में अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करें। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स बताओ जल्दी, प्रिंसिपल कौन कौन से पढ़े हमने? प्रिंसिपल सर बेनिफिट प्रिंसिपल था कि जो इंडिविजुअल है वो मतलब कि जैसे कि जो गवर्नमेंट के होते हैं लोग, उनको इन्हीं टैक्सेस से उनकी सैलरीज वगैरह भी पे होती, और इसके अलावा भी उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते। तो जिस बंदे को जितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर टैक्स भी उतना लगना चाहिए। वो जस्टिफाइड हो जाता है ना, आराम से बंदा देना भी पसंद करता है। ठीक है, आगे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद है एबिलिटी टू पे। उसमें है कि सर एक बंदे की अब जितनी इनकम है उसके हिसाब से उस पे टैक्स लगे। और एग्जांपल, एक बंदे की उतनी इनकम ही ना हो और उतना ज्यादा उस पे टैक्स लग जाए तो वो बेचारा तो अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाएगा। बिल्कुल, तो पे कहाँ से करेगा? बहुत जबरदस्त। आगे नेक्स्ट पॉइंट। जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी हमने जो पढ़ा था। जी बिल्कुल, कि वो फेयर हो जाए, बिल्कुल, जिसका जितनी हो ज्यादा उसको इनकम हो उसके उतना ज्यादा पे हिसाब से करेगा। लगे। सही है, सेट जी है, बिल्कुल। बेहतरीन। ओके, काइंड ऑफ टैक्सेस हमने पढ़े। एक प्रोपोर्शनल फ्लैट टैक्स पढ़ा और एक हमने रिग्रेसिव टैक्स पढ़ा और दूसरा हमने प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा। जल्दी से बताना सर जो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, सॉरी प्रोपोर्शनल टैक्स जो है उसमें है कि उसमें इनकम नहीं देखते, सब पे सेम टैक्स है होता। एग्जांपल। ठीक है। और एग्जांपल्स की सेल्स टैक्स सर जनरल सेल्स टैक्स जो 17% है लगता। ठीक है, जी। आगे। उसके बाद रिग्रेसिव टैक्स। है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में ये है कि जिसकी इनकम जितनी कम है उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना है, और जिसकी इनकम ज्यादा है उसको कम टैक्स पे है। मतलब उसकी इनकम का ज्यादा पोर्शन जो है
लोअर, जितना ज्यादा लोअर इनकम होता रहेगा उसकी इनकम का ज्यादा पोर्शन उस टैक्स में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? टैक्स में जाना चाहिए जी सर, बिल्कुल। उसके ठीक। बाद है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स। उसमें ये है कि ये वाला सबसे बेस्ट वे है कि जिसकी जितनी ज्यादा है इनकम उसको उतना ज्यादा टैक्स के पे करना बेहतरीन होगी। पड़ेगा। तो जरा इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देना प्रोग्रेसिव टैक्स की। सर इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारा ये इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी टैक्स, सैलरी टैक्स जी ओके। बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोला था पढ़ लेना, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये वहां पर होता है जहाँ बहुत अच्छे टैक्स सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। उसमें फिजिकल एडुकेसी होती है, ठीक है ना, कि उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि आप उससे पैसे जनरेट कर सकें। दूसरा इक्वालिटी, हमने वापस वही हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, आराम से एडमिनिस्ट्रेट कर सकें उसको, ठीक है ना, मैनेज कर सकें उस टैक्स जो सिस्टम आप लाएं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन जो है विलिंग नहीं होते बिजनेस करने को, क्योंकि उन्हें पता है कि इस साल आपने टैक्स में छूट दिया, पता लगा अगले साल डबल कर दिया टैक्स, तो वो तो आए उसने इन्वेस्टमेंट की इस वजह से थी कि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। ओके, जी फिर हम बिल्कुल। आगे आते हैं। फिर हम यहाँ पर आए थे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस जल्दी से बता दो, क्या हमने पढ़ा था? सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। सही है। इसमें इसके 5 हेड्स हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बिल्कुल। इसके बाद कैपिटल कैपिटल वैल्यू वैल्यू टैक्स भी इसी में आया था, इनकम टैक्स फ्रॉम है प्रॉपर्टी में वैसे आ जाता जी है। जी। ओके। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं पे करते, बल्कि आप जो चीजें खरीदते हो उसकी फाइनल प्राइस के बीच में वो टैक्स पहले से जमा हुआ होता है, और वो आप जो हमारा एंड कंज्यूमर है वो उसको पे बिल्कुल, मतलब करता है। टैक्स किसी और पे लगता है, बर्डन कोई और पे कर रहा होता है, ठीक है, बेयर बर्डन कॉस्ट कोई कोई पे और कर कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ बर्डन की जी बात सर है। इनकम टैक्स में जिस पे टैक्स लगा वही बर्डन बेयर कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पे टैक्स लगा वो बर्डन बेयर नहीं कर रहा, बल्कि बर्डन ट्रांसफर हो जाता है आपके एंड कंज्यूमर पे, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में फिर जी हमने सर सबसे पहले कस्टम ड्यूटी देखा। कस्टम ड्यूटी का बिल्कुल नॉलेज है कि कस्टम ड्यूटी, कस्टम में चीज आती है तब तक वो रिलीज नहीं करता जब जी तक आप बिल्कुल सारी उसकी ड्यूटीज वगैरह पे नहीं कर देते। फेडरल नहीं कर एक्साइज ड्यूटी देते। भी उनमें से है कि एक्साइज वहां से आपकी चीजें रिलीज नहीं करता। फिर सेल्स टैक्स जो हमारा पूरा एक्ट है, ठीक है ना, सेल्स टैक्स जो हम स्टडी करेंगे आगे, सर दानियाल उसको कवर कर रहे होंगे, जिसमें इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स होगा, परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स होगा, बाकी आप एडजस्ट कर देते हैं, जितना आपकी रिमेनिंग लायबिलिटी बढ़ती है दैट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। फिर जी हमने सर बोला था ये हिस्ट्री ऑफ टैक्स होती है, आप खुद स्टडी कर लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और टैक्सेस। बिल्कुल हमने यहाँ पर पढ़ा कि फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, और फिर उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। फिर हमने सबसे तो पहले ये जो हम्म, लॉस है, ये जो है ये वाला जो है चैप्टर नंबर 2, जी जी। सर ये इसकी वर्डिंग ना थोड़ी सी टफ है, मतलब कि इसको याद करने में काफी मुश्किल आई है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इस पे बड़े हैवी हैवी वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है ना। और ये नॉर्मली टैक्स में ऐसा नहीं है, मतलब ये नॉर्मली आपका बजटिंग वगैरह और पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉर्मली लॉज वगैरह में ये आता है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इसमें टॉपिक में, ताकि थोड़े से ये भी अंडरस्टैंडिंग हो इंसान को कि किस तरीके से बजट वगैरह रन होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है पार्लियामेंट का, ठीक है ना, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तो कंट्रीब्यूट तो किया। सर पेपर में इस चैप्टर से क्या आ जाता है मतलब? यार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट टेस्ट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स की थ्योरी पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा थ्योरी आएगी और कुछ नहीं आएगी, जी सर ठीक। ठीक है। ओके, तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये पब्लिक अकाउंट होता है, जिस वही पब्लिक अकाउंट की बात हो रही थी, पब्लिक अकाउंट डेफिसिट में है, पब्लिक अकाउंट में ये पैसे नहीं है और दिवालिया जी होने वाला है, तो वो पब्लिक अकाउंट की सारी बात हो रही होती है, पब्लिक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो लोन ही लोन होता है, ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट काफी हमारा डेफिसिट चल रहा था, उसको कवर अप करने के लिए फिर बजट आता है। बजट में आप बताते हैं कि हम टैक्स यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमने डिस्कस की थी गवर्नमेंट के लिए, टैक्सेशन है, अदर देन टैक्सेशन है, अदर देन टैक्सेशन आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप मूव कर जाते हैं, आप या गवर्नमेंट की जो एंटिटीज होती हैं वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है वो भी उसमें आता है, सारा पब्लिक अकाउंट में वैल्यू रिसीव होती है, ठीक है। तो इसमें यही हमने पढ़ा था। जी सर।
फिर हमने पढ़ा ऑल अदर इनकम, वो आ गया फेडरल गवर्नमेंट और डिपॉजिट कहीं यहाँ से आता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी डैम के लिए किया था वो भी इस फंड में यहाँ पर आया था। ये गवर्नमेंट का खजाना होता है, ठीक है। फिर कस्टडी ऑफ बता दिया था हमने कि ये फंड और पब्लिक अकाउंट का कस्टोडियन कौन होता है। मजलिस शूरा होती है, पार्लियामेंट होती है, फिर इसी में से हर वजीर जो होता है आपका MP MNAs वगैरह उनको अमाउंट रिलीज की जाती है इसी पब्लिक अकाउंट में से। देन एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो इसीलिए इसी पब्लिक अकाउंट के लिए एनुअल बजट बनता है जो पार्लियामेंट बनाती है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज अपने बजट बनाती है, तो अभी हम प्रोविंशियल पे भी देखेंगे उनका कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। The federal government shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the National Assembly as a statement of the estimated receipts and expenditures of the federal government for that year. In this part, referred to as the annual budget statement. तो उसे annual budget statement कहा जाता है। पहले वो प्लेस की जाती है, तो अभी जो है प्लेस की गई है पार्लियामेंट के सामने। इट इज नॉट अप्रूव्ड येट, ठीक है ना। उसमें फिर रिवीजन हो सकती है, फिर रिवीजन होने के बाद अपोजिशन बोलती है हम ये इस्लाहात ला रहे हैं, वो लाने के बाद वंस इट इज फाइनलाइज देन उसके बाद अप्रूव होती है, उसके बाद बजट जो है अप्लाई होता है, ठीक है। तो द एनुअल बजट, जी बोले। यहाँ पे आगे ना आर्टिकल 1.2.4 में ना ये जो वर्ड है सर लास्ट वाला, द ऑडिटर जनरल, ये बंदा कौन होता है? ये ऑडिटर जनरल, जी सर जी। ओके भाई, गवर्नमेंट का एक इदारा है ऑडिटर, यही कराची में भी मैंने देखा बहुत बड़ा FBR के सामने है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो हम ऑडिटर होते हैं, ठीक है ना, हम वी आर नॉट गवर्नमेंट ऑडिटर्स, ठीक है। हम जब आर्टिकल्स कर रहे होते हैं तो वी आर प्राइवेट ऑडिटर्स, ठीक है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर रहे होते हैं, पब्लिक कंपनीज का ऑडिट कर रहे होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं उनका भी ऑडिट होता है, ठीक है ना। उसके लिए ऑडिटर भी फिर वैसे ही चाहिए, ठीक है। उनके पास फुल अथॉरिटी होती है, फुल पावर होती है, तो वो जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑडिटर जनरल। सर यहाँ पे फर्म है एक रियाज अहमद, जी सर उसका है एक क्लाइंट मैपको, वो सर गवर्नमेंट का इदारा है, तो वो फिर उसके पास क्यों हो गया? देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो अकॉर्डिंग टू IAS वगैरह जो ऑडिट होता है ना, वो तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे तुम बात करो, बिल्कुल इस तरीके से हमारा KPMG में भी हमारा एक क्लाइंट था, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। इवन तो इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी जिसमें आपकी प्रिंटिंग होती है नोट्स की, लेकिन उसका जो फंड वगैरह था वो सारी चीजें नॉर्मल ऑडिटर्स भी कर रहे थे। लेकिन जो जितनी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं लाइक FBR वगैरह या जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली जो क्या कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो ऑडिटर्स होते हैं वो उसका प्रॉपरली ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तुमने शायद क्या पता लाहौर में भी हो, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि FBR के भी हैं, तो इसका बड़ा सा ऑफिस होता है, ठीक है ना। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं होता उसमें, और वही ऑडिट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज का। उसमें भी फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होंगे वैसे, होने तो चाहिए उसमें, लेकिन और भी बहुत लोग होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको होता है फिर, ठीक है। अच्छा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपको पता ही है, नाम तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल जी। तो इनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब यहीं से होते हैं, ठीक है। पूरे मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के एक्सपेंडिचर्स इस पब्लिक अकाउंट से निकल रहे होते हैं। अगर वो कोई एंटिटी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो प्रॉफिट भी फिर आता है पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। सर एक चीज जी की नहीं थी आ रही मुझे समझ के, आपने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट अपना बजट तैयार है करती और जो दूसरी हैं होती वो अपना लहदा है करती तैयार। बिल्कुल। तो सर ऐसे फिर जो टैक्सेस हम FBR को पे हैं करते, वो तो एक फेडरल का इदारा है, तो फिर मतलब कि जो फेडरल का बजट है उसका सारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ FBR में से आएगा, तो फिर बाकी सारी का बजट के पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात यह है, फेडरल ने अपना बनाया, ठीक है ना, फेडरल ने अपनी मिनिस्ट्रीज को दिया, ठीक है ना, और उसमें से सडन रेवेन्यू जो है वो डिसाइड कर दी थी कि पंजाब को इतना जाएगा, सिंध को इतना जाएगा, KPK को इतना जाएगा और इसको इतना जाएगा, बजट का पोर्शन वहां जाता है, पहली बात।
दूसरी बात, सिर्फ एफबीआर रन नहीं कर रहा, ठीक है ना, सिर्फ एफबीआर इज नॉट द सोल इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल, लाइक एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, लाइक पीआरए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है ना, लाइक केपीके में भी है और बलूचिस्तान में भी है। हाँ, इनकी टैक्स कलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू हैव एफबीआर। एफबीआर इनकम टैक्स कैलकुलेट पे चार्ज कर रहा होता है, सॉरी, ठीक है, और एफबीआर जनरल सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा होता है, एंड जनरल सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट्स। बाकी हमारे पास क्या बची, हर प्रोविंशियल एरियाज में सर्विस इंडस्ट्री बची। सर्विस इंडस्ट्री की जितना भी सेल्स टैक्स जनरेट होता है वो सबका सब उन प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स के पास जाता है, जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, ठीक है। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अपने इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, वो वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो उनके पास वो भी स्ट्रीमलाइन होती है रेवेन्यू जनरेशन की। सही सर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ऑल डेट चार्जेस फॉर व्हिच फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल, ठीक है, तो जो भी हमने बोला था आईएमएफ से लोन वगैरह है, स्टेट बैंक से लोन है, कमर्शियल, आजकल कमर्शियल बैंक से लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं ये लोग फेडरल गवर्नमेंट, तो जितना भी उसका जो डेट है, जो उसकी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट चार्जेस हैं, कौन बेयर करता है? वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, और वो कहाँ से जाते हैं? वो पब्लिक अकाउंट से रेमिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था, अच्छा ये सब पढ़ लिया था हमने, जी जी, ठीक है, ओके। देन प्रोसीजर रिलेटिंग एनुअल बजट स्टेटमेंट, हमने बोला एनुअल बजट स्टेटमेंट किस तरीके से आता है, ठीक है ना, उसमें कोई वोट वगैरह नहीं होता जब अगर एक्सपेंडिचर आपको करने होते हैं। एक दफा बजट अप्रूव हो गया, फिर बस वो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल पे चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। फिर सो मच ऑफ द एनुअल बजट एज रिलेट्स टू अदर expenditure shall be submitted to the National Assembly in the form of demand for grants। ये भी हमने वहाँ से पढ़ लिया था हमने। जी बिल्कुल, हमने कहाँ तक पढ़ा था सर? हमने पढ़ लिया था आर्टिकल नंबर 2.2.7 तक। 2.2.7 तक पढ़ लिया था, अच्छा जी, ठीक है। फिर हम इसका मतलब प्रोविंशियल पे आ गए थे, प्रोविंशियल का हमने देख लिया था, ठीक है। कस्टडी ऑफ पब्लिक अकाउंट प्रोविंशियल को जो मिलता है, ठीक है। फिर एनुअल बजट स्टेटमेंट, उनमें भी एनुअल बजट फॉलो, पहले सबसे पहले नेशनल असेंबली का पास होता है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल अपने अपने बजट, क्योंकि वहां से जितना हिस्सा मिलता है, फिर इनके अपने टारगेट्स होते हैं कि कितना टैक्स हम जनरेट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो अपने बजट अप्रूव कराते हैं, ठीक है। हर प्रोविंस अपना अपना बजट लेके आती है, ओके। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शो सेपरेटली, वही बात हो गई, क्या कहते हैं, इनकम्स अलग होती हैं, एक्सपेंडिचर्स अलग दिखाते हैं। 2.2.4 तक आए थे, कहाँ तक था? 7 तक सर, 7 तक 7 पढ़ रहे थे अभी बस, ठीक है। तो इसमें ये भी हमने देख लिया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोविंशियल असेंबली, वो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना, वो सारे हमारे प्रोविंशियल के पब्लिक अकाउंट से जाते हैं। 2.2.7 पे आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स। इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई? जैसे नहीं, इसका क्या होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 जुलाई से 30 जून, अभी जून आ गया तो बजट रेडी हो रहा है, ओके। Found that the amount authorized to be expended for a particular service or for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for the year, or any money has been spent or on any service during a financial year in excess of the amount granted for the service of that year, the provincial government shall have the power to authorize expenditure from the provincial consolidated fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not, and shall cause to be laid before the provincial assembly a supplementary budget statement, or as the case may be, an excess budget statement setting out the amount of that expenditure, and the provision of article 120 to 123 shall apply to those statements as they apply to the annual budget statement। तो ये कह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रीन लाइन की अगर बात कर लें, जो अच्छा आप पंजाब की साइड हो, वहाँ का तो खैर ऑलरेडी रेडी हो चुका था। अगर लाहौर की बात करें तो रेड लाइन जो थी वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है वहाँ पर, वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल। लेकिन अगर मैं कराची की बात करूँ और केपीके की बात करूँ, तो कराची में ग्रीन लाइन अंडर प्रोसेस है, ठीक है ना, उसमें पैसे लगे ही जा रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 बिलियन रुपीस का बजट रखा था और विद इन द फाइनेंशियल ईयर इट एक्सीडेड, द एक्चुअल अमाउंट हैज बीन एक्सीडेड, उससे ज़्यादा लग गए पैसे, तो इन दैट सिनेरियो बोला आपको नेशनल असेंबली जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास कराने की जरूरत नहीं है। आप प्रोविंशियल असेंबली के पास खुद भी राइट है कि वो उसको फर्दर ग्रांट दे दे, ठीक है ना, अप्रूव करके। क्लियर है? जी,
Okay, votes on account. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters, the Provincial Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, not exceeding 3 months pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the एक्सपेंडिचर. उसने पर्टिकुलरली बोल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल एडवांस में आपने और फर्दर पैसे आपने इशू करने हैं, आप इशू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसमें जो शेड्यूल दिया गया था वो 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड ना कर रहा हो. अगर उससे ज्यादा का डिले तो फिर आपको आर्टिकल 123 के हिसाब से उसकी वोटिंग वगैरह करा के फिर चीजें लेके जानी पड़ेंगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है. ओके. पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. अच्छा भाई, अब असेंबली हो गई डिसॉल्व, ठीक है ना. नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जब नई असेंबली आने वाली होती है, इलेक्शन वगैरह होने वाले थे, तो पुरानी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है. Notwithstanding anything contained in the following provision relating to financial matters, at any time when the provincial assembly stands dissolved, the provincial government may authorize expenditure from the provincial consolidated fund, जो उनका फंड होता है, in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of grants and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure. बोलता है भाई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई असेंबली डिसॉल्व हो रही है या हो चुकी है, ठीक है ना, तब भी वो अपने जाते जाते अपने 4 मंथ्स के लिए अगर क्या कहते हैं अगले 4 मंथ्स के लिए अगर वो आपको लगता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए भी अपने एक्सपेंडिचर्स को इशू करा सकती है उस फंड में से. ठीक है. क्लियर है चीज यहाँ तक? इसके नहीं है समझ. नहीं है. देखो भाई, एक प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें जितने मेंबर्स थे उनका अब राइट ऑन प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है ना. अब वो उसमें से कुछ भी पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, किसी एमएनए को इशू नहीं कर सकते, किसी प्रोजेक्ट पे नहीं लगा सकते. ठीक है. लेकिन इसमें उसने कह दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल डिसॉल्व हो गई है लेकिन अगर कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा था एंड नियर टू कंप्लीशन है, 4 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी दिखती कि 4 मंथ्स में वो प्रोजेक्ट क्योंकि पहले से चल रहा था, ठीक है ना, के लिए अगर आपको पैसा निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 122 और 123. उसको फॉलो करते हुए, ठीक है ना, जो भी उसमें वोटिंग राइट्स की बात की गई है उसको फॉलो करते हुए आप पैसे इशू कर सकते हैं इवन तो द प्रोविंशियल असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड. ठीक है. सही. ओके. Provision relating to provincial assembly etc. to apply to provincial assembly etc. Okay, पढ़ लेते हैं. Article 127 subject to the constitution, the provision of clause 2 to 8 of Article 53, clause 2 and 3 of Article फलाना shall apply so that any reference in those सर मेरा ख्याल है इग्नोर कर दें. वही ना. और मेरा ख्याल है सर सैलरी स्टार्ट नहीं करते. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ लेना, अगर कोई चीज ना समझ आए डिस्ट्रीब्यूशन में तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है. ठीक है सर. अच्छा जी. एथिक्स पढ़ाने की जरूरत है. एथिक्स में बस ये देख लो कि एडम स्मिथ के थे, ठीक है, कैनन्स जो हमने पढ़ लिए थे. उसके बाद फर्दर कैनन्स आते हैं, ठीक है, एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पढ़ लेते हैं. ठीक है. कैनन अच्छा एडम के पूछे तो वो 4 है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ जाता है तो फिर हमारे पास फर्दर कैनन्स भी हैं. कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. जरा सा मुझे बताओगे कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी व्हाट डज इट मीन? चलो पहले स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे बताना. ठीक है जी. तो जरा रीड करो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. It is also known as the canon of fiscal adequacy. According to this principle, the tax system should be able to yield enough revenue for the treasury and the government should have no need to resort to deficit financing. This is a good principle to follow in developing country. बताए सर. क्या समझे हादी साहब? जहाँ तक मुझे ये समझ वो तो ये है कि
टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप अपने टैक्स की पॉलिसी से इनफ रेवेन्यू बना सको कि जो आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग ना हो, यानी कि आपके पास वो जब आप बजट तैयार करो तो उसके अंदर आपके पास इनफ रेवेन्यू हो। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो ये बोल रहा है आप टैक्स जब लगाते हैं, एक नया टैक्स लगाने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो टैक्स इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें फीचर और प्रोडक्टिविटी मींस, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है, ठीक है ना, दे प्रेफर नॉट टू पे टैक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी एलीट क्लास अपने बिजनेस को हाइड कर देती है, and once the business is hidden, it means that the revenue will not be reflected to FBR and the tax will not be implemented, ठीक है, तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा रेट लगा रहे हैं तो जो ऑलरेडी पे कर रहा है वो तो ज्यादा पे नहीं करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस छोड़ के भागेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो है ही नहीं आपके क्या कहते हैं बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना, जो जितने एलाइड ग्रुप्स हैं तो उनसे आप पैसा इसका मतलब जनरेट नहीं कर सकते। तो आपने अगर बिजनेस इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं तो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। अगर आपको रेवेन्यू वाकई में जनरेट करना है तो आप ऐसा टैक्स लगाएं जिससे हर कोई कवर हो जाए, लाइक जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है ना, आप लगा दें प्रोडक्ट पे, वो गरीब भी देगा, वो अमीर से अमीर भी देगा क्योंकि उसने प्रोडक्ट परचेज करनी है, ठीक है। तो इट मींस दैट व्हाइल यू आर इंपोजिंग एनी टैक्स देन इट शुड बी प्रोडक्टिव। तो आपको पूरी इकोनॉमी को एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर बाहर की कंट्री की बात करें तो वहां ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पर क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वहां पर हर कोई टैक्स देता है, ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं टैक्स करना। तो वहां अगर बिजनेस इनकम पे वाकई कोई लगा रहा है तो उसे पता है जितना ज्यादा बिजनेस इनकम कमाएंगे लोग, सबकी इनकम रिफ्लेक्टेड है, तो इसका मतलब हमारा एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक वेरी करता है। आपको देखना पड़ता है कि आपका कौन सा टैक्स टूल प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। तो टैक्स हमेशा वो लगाना चाहिए जो प्रोडक्टिव नेचर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये बताओ भाई, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी रीड करो। According to this canon, every tax imposed by the government should be elastic in nature. In other words, the income from tax should be capable of increasing or decreasing according to the country's requirement. For example, if the government needs more income at a time of crisis, the tax should be capable of yielding more income through increase in its rates. जी सर, ये तो सान है, कह रहा है कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मुल्क में महंगाई हो रही है या आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ऐसा हो कि आप ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर पाओ, और जब आपके हालात ठीक हों तो आप उसी तरह से कम टैक्स इकट्ठा करके लोगों को यानी रिलीफ दो। बिल्कुल, मतलब इतना इलास्टिक आपका टैक्स होना चाहिए कि आप जरा सी परसेंटेज इंक्रीज करें तो उससे आपका लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू जो है ना टैक्स कलेक्ट हो जाए, और आप जरा सा टैक्स रेट डिक्लाइन करें तो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ जनरल सेल्स टैक्स दैट इज 17%, अगर मैं 17% को 18% करता हूं तो मुझे पता है पूरी 2 बिलियन की जो आबादी है उन सब पे 1% लगेगा, तो कितना एक्सट्रीम रेवेन्यू जो है मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं वही डिक्लाइन करता हूँ, 1% डिक्लाइन करता हूँ 17% से, तो काफी ज्यादा इसमें रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इतना इलास्टिक होना चाहिए, इसका मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो कवर कर रहा हो कि जरा से रेट के चेंज से वो जो है ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर ले, ठीक है ना, और सामने वाले को एक्सेप्टेबल भी हो, ठीक है ना, उनका एपेटाइट भी इतना हो कि बेयर कर सकें वो। ओके, नाउ कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जी सर, जल्दी से स्टडी करें। और it should be easily possible for the authorities to revise the tax structure both with respect to its coverage and rates to suit the changing requirements of the economy. With changing time and conditions, the tax system needs to be changed without much difficulty. The tax system must be flexible and not rigid. ऑफ कोर्स, बोला भाई,
अगर मैं बिजनेस पे बात करूं, बिजनेस इनकम पे कोई 31% का जो है आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब 31%, 30% इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप वहां पर 1% भी इंक्रीज करेंगे तो बिजनेसमैन से चीजें निकल जाएंगी, बोलेंगे भाई क्या कर रहे हैं आप, ऑलरेडी तो इतना हमें चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जी मतलब आपका टैक्स इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप अगर उसे इंक्रीज कर भी दें तो सोसाइटी को इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, और दे आर विलिंग टू पे, ठीक है। जी। नाउ कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सर आपने भी कहा कि बिजनेस पे रेट 31 होता है, सर वो 29 नहीं होता अब 29 कंपनीज हो पे? गया, वो पहले 31 था, फिर 30, वो गिरा रहे हैं ऐसे ऐसे स्लो कर रेट कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 29% इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑन प्रॉफिट्स, अच्छा ठीक है जी ना। सर। सिंप्लिसिटी, the tax system should not be complicated. That makes it difficult to understand and administer and results in problems of interpretation and disputes. In Pakistan, efforts of the government in recent years have been to make the system simple. बिल्कुल, मतलब आपका टैक्स कलेक्शन, टैक्स कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फिर उसमें वही मसले आते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और क्लेम्स अराइज होते हैं कि पता लगा केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया हुआ, भाई उन्होंने मेरा टैक्स ज़्यादा काट लिया, टैक्स गलत काट लिया, टैक्स की कैलकुलेशन ही समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ की टैक्स कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होती है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये होता है कि भाई सिंपल टैक्स आप को लगाया, आप आपको चार्ज किया, आप सिंपल पे करें, गवर्नमेंट को जमा हो जाए। अगर इसी चीज़ों में पड़ गए कि ये टैक्स का मतलब, टैक्स क्लॉज का मतलब ये है, क्योंकि पाकिस्तानी टैक्स क्लॉजेस काफ़ी डिफिकल्ट हैं, ठीक है ना, काफ़ी जी ओवरलैपिंग है, जिसमें जिसकी बेसिस पे बहुत सारे केसेस किए जाते हैं, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट केसेस चल रहे होते हैं, कभी रिफंड हो जाता है, कभी रिफंड नहीं होता। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए इन टैक्सेशन। जी। Now, canon of diversity. Its principle states that the government should collect taxes from different sources rather than concentrating on a single source of tax. It is not advisable for the government to depend upon a single source of tax. It may result in inequity for a certain section of a society and uncertainty for the government to raise funds. If the tax revenue comes from diversified sources, then any reduction in tax revenue from one source for any reason is bound to be small. ठीक है ना, मतलब आपने ये ना हो कि आपने पूरी सोसाइटी पे एक ही टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर वो फॉर एग्जांपल किसी ना किसी रीजन से आपको वो कम करना पड़ जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट रीजन, सिग्निफिकेंट अमाउंट जो टैक्स की है उसे आप लूज कर देंगे। तो इसका मतलब तभी आप देखें इनकम टैक्स में भी उसने सेपरेट ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, हर तरीके से आपको कवर करने की कोशिश की, हर एक पे सेपरेट रेट लगाया हुआ है, ताकि अगर आपको कहीं कम करना पड़े तो उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। क्लियर है चीज? जी सर। तो ये थे कैनन्स, ठीक है। अगर वो एक लंबा चौड़ा सवाल देते तो यहाँ हमारे पास कैनन्स मौजूद है। एथिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको रीड कर लेना, जी लर्न कर सर। लेना, इसमें तो मुझसे पूछ लेना अगर कोई चीज डिफिकल्ट हो। जी सर। एथिक्स को टेस्ट कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि एथिक्स जो है वो हर जगह डाल रहा है। एथिक्स उन्होंने टैक्स में भी डाल दिया है, एथिक्स कॉर्पोरेट लॉ में भी डाल दिया है, एथिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में भी डाल दिया है, ऑडिट एथिक्स में भी आते में भी हैं। डाल दिया है, ठीक है ना। एथिक्स को वो हर जगह हर चीज का पार्ट बना रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अमाउंट का कोई क्वेश्चन नहीं आता एथिक्स पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मेन सब्जेक्ट पे, ठीक है, स्कोप ऑफ सर टैक्स। ये हमने सारी तैयारी इसी आईकैब की बुक से ही याद करनी? आईकिक की बुक से करेंगे, ठीक है ना। और जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो आपने जो है आईकिक के जितने भी पास पेपर्स हैं, ठीक है ना, उसमें जी से अभी से हैबिट बना लो उसको याद करना। कोई भी पास पेपर का एक भी थ्योरी का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हम हैंडल करेंगे, जी सर। ठीक है। अच्छा जी, स्कोप ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स। ओके,
इनकम टैक्स लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, सही इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स सेल्स पे लगता है, ठीक है। द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन द फॉलोइंग मैनर। Income tax shall be imposed for each tax year on every person who has a taxable income as per the applicable tax rate. Applicable tax rate बहुत सिंपल है, हर उसमें उसने टैक्स रेट डिफाइन किए हुए हैं, तो ये कोई डिफिकल्ट बिल्कुल। हाँ, अब जो सोचने वाली बात है वो है टैक्सेबल इनकम, ये क्या होती है, ठीक है, पर्सन कौन होता है, ठीक है, और टैक्स ईयर हमारे पास क्या होता है। तो per usual of the opposite provision of law arises following question in our minds. टैक्स ईयर क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वो तो हमारे हेड में जाकर देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट होती है। पर्सन कौन होता है, टैक्स रेट तो हर कोई मसला नहीं है, वो उसने दिए हैं, ठीक है। और प्रोसीजर क्या होता है टैक्स लेवी का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसे भी हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टैक्स ईयर हमें पता होना चाहिए कि इस टैक्स ईयर में लग रहा है, टैक्सेबल इनकम भी बहुत मुश्किल होती है कैलकुलेट करना, और टैक्स लायबिलिटी भी मुश्किल होती है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम के बाद टैक्स लायबिलिटी आती है, और टैक्स लायबिलिटी में भी फिर वो टैक्स क्रेडिट वगैरह, लॉसेस वगैरह, ये सब चीजें आ जाती है। और फिर पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन के हिसाब से पूरी टैक्स लायबिलिटी चेंज आती है, ठीक है जी सर। सबसे पहले आ गया हमारे पास टैक्स ईयर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिसको वो नॉर्मली टेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर प्रोविजन है खेलने के लिए। There are three kinds of tax years as stipulated in section 74 of the Income Tax Ordinance 2001. पहला है normal tax year, दूसरा है special tax year, तीसरा है transitional tax year. Without moving onwards, मुझे जरा सा आइडेंटिफाई करना है normal tax year क्या होता है, special tax year क्या होता है, transitional tax year क्या होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर में सर 1 जुलाई से 30 जून तक जो पीरियड है उसके अंदर बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है होती उस पे वो उसको प्रॉफिट या लॉस है होता, उसके हिसाब से हम अगर कोई टैक्स कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स ईयर हमारी सिंपल सी अल्फाज में 1 जुलाई टू 30 जून हो गया, बिल्कुल सही। देन व्हाट इज द स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 का एक टैक्स ईयर हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। अब मुझे बताओ स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा सर, जो अदर देन 30 जून होगा, जैसे कि 31 दिसंबर हो गया, सही, इसका मतलब लगा ले, इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 ऐसी है जी बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। टैक्स ईयर क्या कहेंगे, 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020 को टैक्स ईयर कौन सा कहेंगे, टैक्स ईयर 19 है या टैक्स ईयर 2020 है, 2020 है, 2020। इसका नॉर्मल टैक्स ईयर जो हमने अभी निकाला था उसका टैक्स ईयर 2020 है। ये जो दिसंबर 31 2020 को मेरा खत्म हो रहा है जी, ये कौन सा कहलाएगा मेरा 2021। 2021 क्यों कहलाएगा भाई, क्योंकि सर हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है, तो ये जो है ना स्पेशल वाला, ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में आ रहा है। तो जो जहाँ पे नॉर्मल टैक्स ईयर एंड होगा ना, वो वाला जो टैक्स ईयर होगा वो ही स्पेशल टैक्स ईयर होगा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो अभी जरा इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 डे ऑफ जून एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन व्हिच द सेड डेट फॉल्स। इसका मतलब 30 जून जहां भी फॉल करेगी उस कैलेंडर ईयर का नाम आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 30 जून 2020 में फॉल किया था तो हम कहेंगे 2020 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टैक्स ईयर। फिर आता है स्पेशल टैक्स ईयर, वेयर अ पर्सन्स इनकम year is different from the normal tax year, ठीक है, or where by an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12 months period different from normal tax year, such income year or such period shall be that person on special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। इसका मतलब बोला भाई स्पेशल टैक्स ईयर जहां आपका फॉल कर रहा है वहां सोचें अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो उसकी एंड जहां पर हो रही होती डेट उसको आप कहते हैं टैक्स ईयर।
तो इसका मतलब तुमने 31 दिसंबर 2020 को खत्म किया अपना स्पेशल टैक्स ईयर। उसने बोला इसको ना देखें, बल्कि ये देखें किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। अच्छा, अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। जी सर। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 31 दिसंबर को जो आपने 31 दिसंबर 2020 को जो टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर अपना एंड किया, तो उसने कहा था जहां स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है उसको ना देखें, बल्कि वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। तो अगर 31 दिसंबर 2020 फॉल कर रहा है तो वो कर रहा है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021। तो 2021 में जाके 30 जून कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब 2021 विल बी अ टैक्स ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 हो गया और स्पेशल टैक्स ईयर हो गया 2021। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। Then afterwards, the board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. For example, in respect of certain classes of assessors for following special tax year are specified by board. तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग उन्होंने बताया हुआ है आपका टैक्स ईयर ये होगा। ठीक है, बैंक्स का जैसे होता है 31 दिसंबर को होता है, ठीक है, उनकी छुट्टी होती है। इन एडिशन टू अबव, अ टैक्स पेयर में गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल इनकम ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन लेट डाउन। और बाकी अगर किसी ने फॉलो करना है तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कमीशन ने अलाउ कर दिया तो वो स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर सकता है। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू फॉलो अ नॉर्मल टैक्स ईयर, दैट इज 1 जुलाई to 30 जून। ओके, जी सर। A person may apply to the commission for change of tax year from normal tax year to special tax year, or from a special tax year to normal tax year, and the same can be granted subject to any condition that may be imposed by the commissioner. Okay. A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if, in his opinion, it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. तो ये normally हमें हर जगह मिल रहा होगा कि लॉ जो है हमेशा आपको opportunity of being heard provide करता है कोई भी decision लेने से पहले। An order of the commission, the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of the special tax year or the normal tax year, as the case may be, as may be specified in the order. तो वो order में अपने order में ये भी बताएगा आपका कब से ये लागू होगा। That is okay, आगे बढ़ते हैं। Now, transitional tax year. What does it mean? इसका वैसे ज़्यादा नहीं है मुझे कंसेप्ट, लेकिन फिर भी सर 1 जुलाई के बाद जी, और ये यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर के मिड में होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पढ़ लेते हैं। Where the tax year of a person changes as a result of an order by the commissioner of income tax, either from the normal tax year to special tax year or vice versa. The period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed
tax year commences shall be treated as a transitional tax year. मतलब जो मिड का पीरियड है, ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपका स्टार्ट हो रहा है अगला, उसने आपको कहा गवर्नमेंट ने कि भाई अब आपने जो है टैक्स ईयर फॉलो करना है जनवरी टू दिसंबर. अच्छा भाई जनवरी टू दिसंबर फॉलो करना है, और मैं पहले कर रहा था जुलाई टू जून. इसका मतलब जुलाई 19 से लेके जून 2020 तक मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, ठीक है. और अभी टैक्स ईयर खत्म हुआ, उसने मुझे ऑर्डर कर दिया कि आपने भाई स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करना है, एंड दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. इसका मतलब ये है कि मेरा अब जो टैक्स ईयर आने वाला है स्पेशल टैक्स ईयर जून 2020 हो गया. अब मेरा जो टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021. अगर 31 दिसंबर 2021 को मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा? वो टैक्स ईयर 2022. बिल्कुल 2022, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 में स्पेशल टैक्स ईयर कंप्लीट हो रहा है. उसे फिर देखा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर में. तो नॉर्मल टैक्स ईयर अगर होता तो वो 1 जुलाई 2021 से लेके खत्म होता 22 में, ठीक है ना. तो इसका मतलब नॉर्मल टैक्स ईयर मेरा था 2020, स्पेशल टैक्स ईयर अब हो गया 2022. तो ये बीच का 2021 कहाँ चला गया? तो वो कहता है, वो कहलाता है बीच का पीरियड ट्रांजिशनल. इसका मतलब ट्रांजिशनल कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा बीच का टाइम खत्म हो गया, मैंने उसको कहीं कंसिडर ही नहीं किया. वो कौन सा टाइम पीरियड था? जुलाई 2021 से लेके जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020, ऐसी है, ठीक है ना. क्योंकि मेरा तो स्पेशल टैक्स ईयर तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा ना, और जून में मेरा खत्म हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर. तो इसका मतलब जो बीच का पीरियड है, ठीक है, ये मेरा कहलाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. क्लियर है? जी सर. अच्छा जी, ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है, ठीक है. अब मुझे इसमें बताना, टैक्स ईयर बताने तुमने, इसका टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? पहले वाले का टैक्स ईयर 2020. ऑफ कोर्स 2020 कहलाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो. दूसरे वाले का क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 2020 ही ये भी है. 2020 सही. थर्ड वाले का क्या कहलाएगा? ये भी 2020 है. बिल्कुल सही है. फोर्थ वाले का? ये भी 2020 ही है, बिल्कुल. फिफ्थ वाले का? फिफ्थ वाला भी 2020 है. ऑफ कोर्स सारे 2020 है, बिल्कुल सही है. ठीक है जी. अच्छा जी, इसे पढ़ लेते हैं, कोई चीज हमें नजर नहीं. फॉर ऑल द 3 केसेस A, B and C mentioned above, relevant tax year will be 2020. ठीक है. कैलेंडर ईयर relevant to normal tax year, सही है. For case D mentioned above, relevant tax year will be 2020. ठीक है. For case E सब में 2020. ठीक है. तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग टू टैक्स ईयर्स. और इसमें वो नॉर्मली प्ले कर रहा होता है, वो अगर क्वेश्चन दे देता है 3 to 5 मार्क्स का देता है, और इसमें इसी तरीके से वो प्ले करता है. देन वी डू हैव हेड ऑफ इनकम, ठीक है ना. तो इसमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. इसमें कोई वो नहीं है. हमारे पास सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. ये वो 5 ऐड हैं जिनमें हम सेपरेट तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं इनकम्स. ठीक है जी. सारी इनकम्स को हम ऐड कर लेते हैं, डायरेक्शन हम लेस कर लेते हैं. जब हम आगे क्वेश्चन हैंडल करेंगे तो इसी तरीके से हम हैंडल करेंगे, बट वो प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर होगा. अच्छा जी, फिर क्या बोलते हैं? द टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम एक्सीड्स द टोटल अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर दैट हेड, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी, हमें वैसे ही पता थी कि अगर आपके डिडक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, और इनकम कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया. ठीक है. और फिर लॉस के अलग हम टॉपिक है हमारे पास, जिसमें वो बताएगा कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. ठीक है ना. तो ये सब चीजें. A loss or a head of income for a tax year shall be dealt with according with, उसने बता भी दिया वो कौन से चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सही है. The income of a resident person, रेजिडेंट पर्सन की भाई कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है? रेजिडेंट इनकम की पाकिस्तान सोर्स तो होती है, और बिल्कुल सही है. इसका मतलब उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स होती है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे फॉरेन सोर्स इनकम. हाँ, फिर उसमें फॉरेन सोर्स टैक्स क्रेडिट वाला अलग चीज है, ठीक है, लेकिन चार्जेबल होती है. ठीक है.
is computed by taking into account amount that are his Pakistan source income and amount that are his foreign source income. इसका मतलब उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स है. अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करें तो इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द अमाउंट दैट आर हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम. ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी चार्जेबल टू टैक्स होती है जी. बाकी हम वो देखेंगे फॉरेन सोर्स में क्या क्या चीजें हमारे पास. ठीक है, तो ये सिंपल सा उसने दिया हुआ है. अब जरा सा ये क्वेश्चन है, इसे जरा बताना. मिस्टर जुनैद हैज फॉलोइंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स. वो द टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके जल्दी से बता दें. कौन सी है कैलकुलेट करके इसकी अमाउंट ऐसी बता दो कौन सी आएंगी. अच्छा, इसके अंदर सैलरी भी आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आएगी, बिजनेस भी आएगी, कैपिटल गेन्स भी आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आएगा. बिल्कुल सही. टैक्सेबल इनकम में सारे आ जाएंगे. बिल्कुल. फिर उसमें से हम नॉर्मल जो टैक्स रिजीम वो सेलेक्ट कर देंगे और जो क्या कहते हैं आपकी फिक्स्ड टैक्स उसको एफटीआर बिल्कुल उसको अलग कर देंगे. ठीक है, द इनकम फ्रॉम अंडर टैक्स रिजीम सम ऑल सारी आ गई हमारे पास. ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज अ सेपरेट ब्लॉक उसको हम अलग कर देंगे. ठीक है, अच्छा जी. टोटल इनकम सही है. शोर देन टैक्सेबल इनकम हमने देख लिया. अदर देन एग्जाम को हटा देंगे. ठीक है, एग्जाम सही. आगे बढ़ते हैं. अच्छा भाई, एक होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस और एक होते हैं अलाउएबल डिडक्शंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड अलाउएबल डिडक्शंस? आदि सर, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो कि डायरेक्टली हमारी इनकम में से डिडक्ट होते हैं. सही है. और जो दूसरा वाला है अलाउएबल डिडक्शन जी, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम है करते हैं. अच्छा, मैं बताता हूँ. देखो, होते दोनों ही इनकम से लेस है. ठीक है, फर्क है उसकी पार्किंग का. ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात करूं तो वो टैक्सेबल इनकम में से लेस होते हैं जी. सारी कैलकुलेट करके टैक्सेबल इनकम फिर उसमें से लेस होते हैं. और अगर मैं अलाउएबल डिडक्शन की बात करूं तो वो हर हेड ऑफ इनकम में से लेस हो रहे होते हैं. किसी को अलाउ करता है वो, और किसी कहीं हेड ऑफ इनकम में अलाउ ही नहीं है कि कोई चीज माइनस होगी. ठीक है जी. जिसका मतलब जो हम डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़ने वाले हैं ये टैक्सेबल इनकम में से लेसेस होंगी. ठीक है जी. जब पूरी इनकम निकल के आ जाएगी. ठीक है, उसमें सारे हेड ऑफ इनकम आ गई, सबको टोटल किया, फिर उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होंगी. सबसे पहला आता है ज़कात. रीड करना ज़कात. A person is entitled to deductible allowance for the amount of any zakat paid by the person in a tax year under the Zakat and Ushan Ordinance 1980. बेहतरीन. आगे. Where the zakat has been deducted out of the profit on debt, which is chargeable under the head income from other source, such zakat shall not be deducted out of the total income, rather it shall be allowed as a deduction while computing income from other sources. Okay. Where the amount of zakat is more than total income, the excess amount shall not be refunded or carried forward. बिल्कुल. इसकी बहुत अच्छे से अपने पास इस सेक्शन की समरी बना लेना और समरी बाद में बनाना. पहले मुझे बता दो ये बोल क्या रहा है. वो कह रहा है कि जिस पे ज़कात डिडक्टिबल उसको, यानी अगर एक बंदे ने ज़कात पे है ना की, तो वो ज़कात एंड उशन ऑर्डिनेंस 1918 के तहत उसको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा. चलो मैं बताता हूँ. बिल्कुल सही कह रहा हूँ. देखो भाई, ज़कात का प्रोविजन किस तरीके से हमें दिमाग में रखना है. बहुत सिंपल. पहली बात, ज़कात आपको तभी डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगी जब आपने पे की हो. ठीक है ना, इसका मतलब पेएबल पे नहीं होगी, पेड पे होगी. आपने पैसे दिए, ज़कात पे किए हैं, तब जाके होगी. लेकिन वो भी कंडीशन है कि आपने उसको दिए हो जो ज़कात उशन ऑर्डिनेंस 1980 के तहत दिए हो. ठीक है ना, हर किसी को उठा के ज़कात नहीं दे सकते आप. ठीक है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट हाईलाइट किए हैं, सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स को देंगे आप तो फिर आपको ज़कात एज अ डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ होगी. ठीक है, फिर उसने दूसरी बात की, उसने बोला ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखवा दें
तो वो क्या करते हैं, वो आपको इनकम जो देते हैं, इंटरेस्ट डेट, फॉर एग्जांपल डेट पे जो आपने दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसमें से वो ज़कात डिडक्ट कर लेते हैं। तो बोलते हैं अगर आपकी इंटरेस्ट पे ज़कात डिडक्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट को हम पढ़ेंगे वो हमारे आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर वहां पर आपकी ऑलरेडी ज़कात डिडक्ट हुई है और उसको आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, तो भाई आपको डबल क्लेम थोड़ी मिलेगा। वो बोलता है आपने वहां क्लेम कर लिया, दैट्स ओके, दैट इज फाइनल। अब आप आके एज अ डिडक्टिबल अलाउंस क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हेड ऑफ इनकम में उसे क्लेम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसने बोल दिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप डिडक्टिबल अलाउंस था ज़कात, ठीक है ना, ज़कात आपने कोई बहुत ज्यादा अमाउंट दे दी थी, तो आपकी इनकम से ज्यादा ज़कात हो गई, तो बोल रहा है भाई अब आप रुक जाएं, आपको कोई अमाउंट रिफंड नहीं होगी, बस ये कि पूरी ज़कात माइनस कर लो और जीरो बैलेंस पे आ जाए, ना आपको रिफंड होगी ज़कात और ना ये कैरी फॉरवर्ड होगी। क्लियर है चीज? और उस वाले हेड में फिर कोई टैक्स भी तो नहीं ना होगा? क्या मतलब? कि अगर वो सारी इनकम के अगेंस्ट ज़कात जीरो होगी तो आ टैक्स गई है लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी जी। लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये ना हो कि आपका भाई फॉर एग्जांपल मेरी ज़कात थी 1 मिलियन की और मेरा टैक्स लायबिलिटी बननी थी फॉर एग्जांपल 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख को उसने जीरो तो कर दिया, लेकिन अभी भी 5 लाख की मेरी ज़कात बची हुई, तो भाई ना ये कैरी फॉरवर्ड होगी ना रिफंड होगी, कुछ नहीं होगा इसका, इसे भूल जाए। जी बिल्कुल जी। क्लियर? इसकी अच्छी सी समरी बनाना है अपने पास, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड, WWF। पहले हुआ करता था, अब तो होता भी नहीं है। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any WWF paid by the person in the tax year under WWF ordinance 1970। इसको टैक्स भी नहीं करता, बस अगर आ गया WWF दे दिया उसने अकॉर्डिंग 1971, तो बस आप उसको सिंपल डिडक्टिबल अलाउंस करके माइनस कर देंगे, ठीक है जी। WBF भी ऐसी है, टेस्ट नहीं होता क्योंकि नॉर्मली होता ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टिबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट W, मतलब उसके तहत आपने पे किया है, तो वो भी डिडक्टिबल अलाउंस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इनकम में से। अब आते हैं डिडक्टिबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। Section 60C of the ordinance contains provision relating to a deductible allowance on profit on debt that are summarized as below. Every individual shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any profit or share in rent and share in appreciation for a value of house paid by the individual in a tax year on a loan by a scheduled bank or NBFC, non-banking financial institution, regulated by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or advanced by the government or the local government, provincial government, or as a statutory body or a public company listed on a registered stock exchange in Pakistan, where the individual utilizes the loan for the construction of a new house or the acquisition of a house. The amount of deductible allowance allowed shall not exceed 50% of taxable income or rupees 2 million, whichever is lower. Okay. Any allowance or part of an allowance that is not able to be deducted for the tax year shall not be carried forward to the subsequent tax year. समझाना चाहोगे थोड़ा सा मुझे, क्या कहना चाह रही थी? सारी बातें कर दी माशाल्लाह इसमें। ऊपर वाले पैराग्राफ की तो नहीं आई समझ? नहीं आई, चलो देख। उसने बोला भाई क्योंकि कहाँ से बताया, उसने ये मेंशन कर दिया है, आपने लोन लिया हो शेड्यूल बैंक से, आपने लोन लिया हो NBFC से, आपने लोन लिया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी से, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से, स्टेशनरी बॉडी से, पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना, अगर इन किसी से आपने लोन लिया है और लोन लेने का इंटेंशन सिर्फ एक ही था, ठीक है ना, कि आपने उसे यूटिलाइज किया है, से इंटेंशन नहीं बल्कि यूटिलाइज भी किया हो, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस और द एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, अगर ये चीज ऐसी अरेंजमेंट हुई है, दोबारा बोलता हूँ, एक इंडिविजुअल है, पहली बात, कंपनी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल है, जो हाईलाइट करने वाली बात, उसने लोन लिया, किससे लिया? शेड्यूल्ड बैंक, NBFC, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, या स्टेशनरी बॉडी से, इनमें से किसी से भी अगर लिया है तो जाहिर सी बात है उसमें, और उसका पर्पस क्या था कि उसने यूटिलाइज किया हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस
सेकंड हाउस नहीं, और सेकंड हैंड हाउस नहीं, या फिर नया हाउस परचेज किया हो, ठीक है। जी सर। अगर ऐसी सेटलमेंट हुई है, अगर ऐसी अरेंजमेंट हुई है, तो ऑफकोर्स भाई जब लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना। अब जब इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे भाई मेरी इतनी सारी इनकम आ रही है, मैं ये इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उसको एक्सपेंस क्लेम करूँ ना, तो बोलता है बिल्कुल आप कर लें, एज अ डिडक्टिबल अलाउंस कर लें, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वो कभी भी आपकी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम से एक्सीड नहीं करेगी या 2 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगी, जो भी लोअर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल मैंने इंटरेस्ट दिया 2.5 मिलियन का, जी ठीक है, और मेरी टैक्सेबल इनकम थी 6 मिलियन की, बोलता है लोअर ऑफ निकाल लें। 6 मिलियन का आधा कितना होता है, 3 मिलियन, और इंटरेस्ट मैंने पूरे साल कितना दिया 2.5 मिलियन, तो लोअर ऑफ क्या हो गया 2.5 मिलियन हुआ। ये हाँ सॉरी 50% उसमें थे ना। बिल्कुल जी ठीक है ना, वो मेरा 3 मिलियन हुआ, और जो अमाउंट इसने बताई गई 2 मिलियन, इसका मतलब 2 मिलियन जो लोअर ऑफ है मैं वो अप्लाई करूंगा, उसको मैं क्लेम कर सकता हूँ जी। लेकिन उसने बोल दिया ना ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, बस आपने क्लेम कर लिया, अगर आपके प्रॉफिट्स इतने हैं तो भूल जाए सर। क्लियर है, मुझे जल्दी से समरी करके बताओ। सर अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी स्केजुअल बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, या किसी ऐसी पब्लिक कंपनी से जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या किसी गवर्नमेंट से लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस और एक्विजिशन ऑफ द हाउस, तो जो उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन पे, उसमें से 50% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन में से जो कम होगा उसको उस टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करेंगे। बिल्कुल, ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन जो भी लोअर होगा उसे हम आराम से क्लेम कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसमें से अमाउंट कोई बचती है, मेरे प्रॉफिट इतने नहीं है कि मैं पूरा क्लेम कर सकूं, तो उसे फिर आप भूल जाए, क्लियर नहीं होगी। इसकी आप सर एक चीज की समझ, ये कैजुअल बैंक क्या होता है? यार नॉर्मली सारे शेड्यूल बैंक होते हैं, ये स्टेट बैंक के अंदर शेड्यूल बैंक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी ये बड़े बड़े बैंक सारे शेड्यूल बैंक है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली आपको बता देगा शेड्यूल। सर अगर ये लोन लिया हो इस्लामिक बैंक से तो उसमें तो इंटरेस्ट पे नहीं होता, तो फिर उस पे तो ये वाला नहीं ना आएगा। देखो मैं बताता हूँ, ऑफ एनी प्रॉफिट और शेयर इन रेंट, वहां पर रेंट होता है, सही है, तो उसने तभी इस सब चीज को कवर किया, उसने प्रॉफिट भी डाला है, उसने शेयर इन रेंट भी डाला है, शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू हाउस भी डाला है, ठीक है ना। तो किसी भी मद में ले ले सामने बैंक, ठीक है, तो आपको बोलता है ठीक है आपने पे किया है ना, आप ले लें इसका बेनिफिट, लेकिन 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, हाँ कम हो सकता है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ही कम है, ठीक है। जी सर। ओके, नाउ डिडक्टिबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट हमने डिडक्टिबल अलाउंस पढ़े, एक ज़कात और एक डेट ऑन प्रॉफिट जो परचेज किया हाउस वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, डिडक्टिबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये भी टेक्निकल है, थोड़ा स्टडी करना। Every individual shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid by the individual in a tax year, provided that the taxable income of the individual is less than 1.5 million. The amount of an individual's deductible allowance allowed for a tax year shall not exceed the lesser of 5% of total tuition fee paid by the individual in the year, 25% of the person's taxable income for the year, and the amount computed by multiplying 60,000 with the number of children of the individual. Any allowance or part of an allowance for a tax year that is not able to be deducted for the year shall not be carried forward to the subsequent year. Allowance shall be allowed against the tax liability of either of the parents making payment
of the fee on furnishing national tax number or name of the educational institution. Allowance shall not be taken into account for competition of tax deduction from salary under section 149. सही है। अच्छा एक चीज देखो मैं ठीक है चलो हाँ भाई बताएं सर क्या बोला इसमें। ये एजुकेशन एक्सपेंस के डिडक्शन है मिलती, जिसमें कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल हो और उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा वो इन 3 कंडीशन का जो लोअर होगा वो होगा, सही है। जिसमें 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी है, 25% ऑफ पर्सन्स टैक्सेबल इनकम है, या जितने उस इंडिविजुअल के चिल्ड्रन है उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना, तो इन तीनों का जो लोअर होगा उसको हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे करेंगे। और दूसरी बात अगर नहीं क्लेम कर सके तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और इसके लिए लाजमी है कि आपने एनटीएन जरूर प्रोवाइड किया हो जी ठीक है। वो अच्छी बात की इसने बोला भाई सबसे पहले कंडीशन इंडिविजुअल होना चाहिए, उसकी 1.5 मिलियन से ज्यादा टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर उसे ये क्लेम हो गए डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन वाला। और अगर 1.5 मिलियन से कम है तो भी आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको लोअर ऑफ पे जाना है। सोचिए 5% ऑफ योर ट्यूशन फी का 5% सोचिए कितना कम होगा, ठीक है ना। लोअर ऑफ पे जाना है, नॉर्मली यही सबसे लोअर होगा, खैर और भी हो सकता है। 5% ऑफ ट्यूशन फी, दूसरा 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तीसरा 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू डू हैव, ठीक है ना। तो इनमें से जो भी लोअर है वो आपको अलाउ करता है कि डिडक्ट कर लें अपनी इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से ज्यादा नहीं है। और अगर आप नहीं क्लेम कर सके, आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी थी नहीं, ठीक है ना, तो जितना क्लेम हो रहा है बस उतना क्लेम कर लें। बाकी आप ये नहीं बोलेगा कि मैं अगले साल क्लेम करूंगा, बोले आप फिर आप उसे भूल जाएं, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। सर इसमें एक चीज आई है दिमाग में कि उसने कहा है कि टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 मिलियन से कम हो। सर अब इधर जो हमने पिछले डिडक्टेबल अलाउंसेस थे बड़े जी, जैसे कि ज़कात है या प्रॉफिट ऑन डेट है, तो अगर हम उनको लेस करके फिर यहाँ तक पहुंचे तो ये फिर देखना है या टोटल को लेस करके देखना है? सर जी टैक्सेबल इनकम बोला है उसने, ठीक है ना। तो टैक्सेबल इनकम का मतलब ही यही है कि टैक्सेबल इनकम तक रहना है आपको, ठीक है। अच्छा ये आपने अच्छा सवाल किया कि इसमें उसको कैटर करेगा नहीं करेगा ऊपर वाले ऑलरेडी माइनस करने के बाद, क्योंकि सर वो पहले वाली डिडक्शंस कम करके फिर टैक्सेबल इनकम भी तो हो जाएगी ना कम। बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, सही कह रहे हो। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर करूंगा, अभी मैं नहीं दे सकता, ठीक है जी सर। अच्छा गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कि मैं ज़कात की बात करूं, मैं प्रॉफिट ऑन डेट की बात करूं, और स्पेसिफिक पर्पज है कि आपने फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वगैरह लिया। और तीसरी चीज एजुकेशन एक्सपेंसेस की बात करूं, तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऑन डेट इंडिविजुअल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसका इंडिविजुअल होना लाजमी है। जबकि ज़कात की बात करी, ज़कात उसने पर्सन यूज किया, इंडिविजुअल यूज नहीं किया। तो इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी कंपनी एज वेल, ठीक है। तो ज़कात इसका मतलब सबके लिए। अच्छा जी, ये छोटी सी एग्जांपल आ रही है, जरा सा इसे करके बताओ। अच्छा जितनी एग्जांपल अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और फिर मुझे बाद में शेयर करना है। 1 मिलियन आएगी और उसमें से लेस होगा 1 लाख। ये 5 लाख चूंकि एग्जाम्प्ट है तो ये इसके अंदर ऐड ही नहीं होगी। सही, 9 लाख आएगी।
1 मिलियन में पहले 5 मिलियन टोटल इनकम आ गई, फिर उसमें से उसने माइनस किया एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स 1 मिलियन 9 लाख जो है आपके पास 9 लाख आ गया। ठीक है। जी सर। ओके, यहाँ तक हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनस पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आएंगे पर्सनस वगैरह करके, फिर हम आ जाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस पे, और फिर उसके बाद हमारा टैक्स लायबिलिटी, तो ये तो ऐसी है, छोड़ आगे बढ़ेंगे। टैक्स रिजीम्स इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इनकम अथॉरिटी कॉमन रूल्स, हाँ ये पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ, अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद तक हम जो है सैलरी पे आ जाएंगे, बिल्कुल सैलरी पे आ जाएंगे। 2 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह हम सैलरी पे होंगे। ठीक है, जी सर। और जो आज हमने पढ़ाया ठीक है उसकी समरी बना के मुझे शेयर कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमली समरी बनाना। ठीक है ना, रट लेना उसको दिमाग में बिल्कुल। ठीक है, जब हम सैलरी कर रहे होंगे तो ये चीज़ हमारे टेस्ट होंगी। ठीक है, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।